पाकिस्तान के पास 10 दिन का एमिनेशन है। एमिनेशन का मतलब गोला बारूद। 10 दिन के बाद जो अमेरिकन हथियार हैं वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से गोला बारूद आना पनामा कनाल क्रॉस करके, स्वेज कनाल क्रॉस करके, अरब सागर से होके 1 महीना लगेगा। हाँ, चाइना का जो गोला बारूद है सी पैक के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह तक आ जाएगा, वो रिप्लेनिशमेंट होता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान 10 दिन से ज़्यादा युद्ध कर नहीं सकता। उसके बाद उसका गोला बारूद ख़त्म होगा और उसको मजबूरी में हिंदुस्तान के आगे समझौते के लिए आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जैसा कि आज देश का बच्चा बच्चा जानता है देश के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का आज युद्ध चला हुआ है। लगातार हम बात करें तो 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जो पाकिस्तान की तरफ से एक कायरता हरकत की गई थी, जिसमें अपने देश के 26 लोगों को चुन चुन के धर्म पूछकर गोली मारी थी। अब पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलें दागी जा रही हैं और हर मिसाइल का जवाब भारत बड़ी टक्कर और दमदार तरीके से दे रहा है। हम बात करें तो S-400 की लगातार उनकी हर मिसाइल का जवाब और हर मिसाइल को गिराने का काम, पाकिस्तान की हर मिसाइल का जवाब भारत ने देने का काम किया है। कल रात की बात करें तो कल रात लगातार सूचनाएं आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और S-400 लगातार उनका जवाब भी देता रहा है। हमारे साथ भारतीय सेना में सेवा दे चुके पूर्व कर्नल DK भारद्वाज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान कितने दिन तक और भारत के सामने टक्कर ले पाएगा और या कह सकते हैं टिक पाएगा। सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। पंजाब केसरी टीम का सैनिक निवास में स्वागत है। सर, लगातार हम बात करें तो जैसे हालात से आप भी अवगत हैं, कारगिल युद्ध आप लड़ चुके हैं। कारगिल का जो आपने समय देखा, जो युद्ध देखा और आज के समय जो युद्ध चला हुआ है, कितना अंतर मानते हैं? कारगिल युद्ध में मैं था और आज मेरा बेटा है, तो एक पीढ़ी का अंतर है। उस टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत कमज़ोर थी और बोफोर्स जिसको बदनाम किया जा रहा था, नई नई आई थी, और कारगिल युद्ध में बोफोर ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी और उस बोफोर ने उस टाइम टेक्नोलॉजी की तरफ से कारगिल का युद्ध जीता था। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अभी तो हर सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक मशीन है, मशीन के पीछे सिपाही है, सोल्जर है, सैनिक है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सैनिक में कितना दम है, सैनिक में कितनी बुद्धि है और वो उस टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर पा रहा है। तो इसमें सबसे भारी अंतर है। तो बात करें तो हम जो युद्ध के हालात देश में बने हुए हैं, पाकिस्तान कितने दिन तक टक्कर ले पाएगा, कह सकते हैं अपने सामने टिक पाएगा? पाकिस्तान के पास 10 दिन का एमिनेशन है। एमिनेशन का मतलब गोला बारूद। हथियार उसके पास हैं, बेहतर हथियार हैं, अमेरिका के हथियार हैं, चाइना के हथियार हैं। उसके पास तकरीबन 70% अमेरिकन हथियार हैं, 30% चाइना के हैं। हथियारों के लिए गोला बारूद चाहिए उनको फायर करने के लिए। 10 दिन का गोला बारूद पाकिस्तान के पास है। 10 दिन के बाद जो अमेरिकन हथियार हैं वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से गोला बारूद आना पनामा कनाल क्रॉस करके, स्वेज कनाल क्रॉस करके, अरब सागर से होके 1 महीना लगेगा। हाँ, चाइना का जो गोला बारूद है सी पैक के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह तक आ जाएगा, वो रिप्लेनिशमेंट होता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान 10 दिन से ज़्यादा युद्ध कर नहीं सकता। उसके बाद उसका गोला बारूद ख़त्म होगा और उसको मजबूरी में हिंदुस्तान के आगे समझौते के लिए आना पड़ेगा। इतनी बातों का जैसे आपने जिक्र किया कि 10 दिन का उनके पास गोला बारूद है, इन सभी बातों को पाकिस्तान भी जानता हुआ कि पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी ये युद्ध के हालात सामने हुए। मैं आर्मी इंटेलिजेंस का हेड रहा हूँ अमृतसर सेक्टर में। उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरी हमें मालूम है। हमारी ताकत, हमारी कमज़ोरी हमारे दुश्मन को मालूम है। हम दोनों भली तरह से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान खुद भी इस तरह से वाकिफ़ है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि हमसे युद्ध करना। उसकी सेना को बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है पाकिस्तान। पॉलिटिकली इमरान खान का इशू समझते हो, शहनाज का, और इकनॉमी उनकी तबाह हुई है। हथियार उनके पास आ नहीं रहे हैं, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए, वहाँ पे फ़ौज को अपनी हुकूमत बरकरार करने के लिए ये हरकतें करनी पड़ेगी, नहीं तो फ़ौज का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा, फ़ौज का वजूद ख़त्म हो जाएगा। वहाँ की सरकार दे रही है कि फ़ौज को इतने पैसे कहाँ से लाएं हम, फ़ौज का डिफेंस बजट हम कैसे बढ़ाएं। तो फ़ौज ये
कारनामे करवा रही है कि हमारी ज़रूरत है, आप डिफेंस बजट बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह देते रहो। क्या चीन भी फंडिंग करता है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ? चीन की तो इकोनॉमिक मदद है ही, भारत के खिलाफ नहीं कह सकता मैं। चीन की इकोनॉमिक मदद पूरी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत तबाह हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है। चीन ही मदद कर रहा है, चीन सामान भेज रहा है, हथियार फ्री में भेज रहा है। अभी हमने कल पोखरन में JF-17 गिराया, उनका वो चीनी ओरिजिन का था। एक F-16 गिराया है, और JF-17 का पायलट तो पकड़ लिया गया है, हमारी अभी उसमें कस्टडी में है। तो चीन उनको हथियार बहुत ही सस्ते में दे रहा है, जैसे हमें रूस दे रहा था बहुत सस्ते में, ऐसे चीन तो फ्री के भी दे रहा है, सस्ते में भी दे रहा है, ताकि पाकिस्तान को अपने पंजे में रखे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखे, और वहाँ पे चीन का ही वर्चस्व बना रहे। सर, जैसे युद्ध होता है, युद्ध हालांकि काफ़ी देशों के अभी जनता ने देखे भी हैं, जो नई पीढ़ी है, हम बात करें रूस है, हमास है, काफ़ी देशों के आपस में युद्ध हैं। अब भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो युद्ध के नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं? जैसे मिसाइलें दागी जाती हैं, आम पब्लिक को क्या बताना चाहिए? नहीं, युद्ध के नियम है कि आप सैनिक ठिकानों पे मिसाइलें दाबो, सैनिक ठिकानों पे हमले करो, सैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाओ, जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको नुकसान, जानी या माल नुकसान मत पहुंचाओ। ये युद्ध के नियम है। पर युद्ध के नियम मानता कौन है? स्ट्रेटेजिक टारगेट होते हैं। हमने स्ट्रेटजी तबाह करनी है, पाकिस्तान की इकनॉमी तबाह करनी है। इकनॉमी कैसे तबाह होगी? उनकी इंडस्ट्री तबाह करेंगे, उनके पुल तबाह करेंगे, उनके पानी के डैम तबाह करेंगे, तभी उनकी इकनॉमी तबाह होगी। तो ये तो सैनिक ठिकाने नहीं है, ये इकनॉमिक ठिकाने, स्ट्रेटजिक ठिकाने, उनके ऊपर भी हमला करना है, उनकी फैक्ट्रियों पे हमला करना है, ताकि उनका गोला बारूद का प्रोडक्शन बंद हो जाए, कम हो जाए। लगातार हम बात करें तो जैसे युद्ध के नियमों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की बात करें, काफ़ी इलाकों में जहाँ पर आम पब्लिक रहती है, रिहायशी इलाकों में भी बम फेंकने की कोशिश की, काफ़ी लोग मरे भी हैं। पाकिस्तान ने नीलम घाटी में, जिसको हम कृष्णा वैली घाटी कहते हैं, झेलम घाटी में आर्टिलरी फायर चल रहा है, पुंछ में चल रहा है, कुपवाड़ा में चल रहा है, इधर की तरफ राजौरी साइड में भी आ गया। अभी मैं 10 साल कश्मीर में रह चुका हूँ, कश्मीर की ज़मीन से चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। तो आर्टिलरी फायर चल रहा है खूब ज़ोर से। अभी उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे हमला किया, हमारे सिख भाइयों को भी शहीद किया। तो आर्टिलरी फायर चलेगा, 40-40 किलोमीटर की हमारी आर्टिलरी की तोपें हैं, तो इधर साइड से हम फायरिंग करते रहेंगे, और उसमें सैनिक भी शहीद होंगे हमारे, और हमारे सिविल भाई भी शहीद होंगे। तो ये तो अगर फायरिंग होता है तो दोनों साइड में कैजुअलिटी तो होंगी। सर, जैसे युद्ध के दौरान एक फाइटर जो उनका सैनिक पकड़ा हुआ है भारत ने, तो उसके दौरान मतलब क्या किया जाता है? उनका ट्रीटमेंट किया जाता है या उनको कैदी दिखाया जाता है? क्या बर्ताव रहता है? हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन जी पकड़े गए थे जब पुलवामा हुआ था। तो जब तक सिविलियन ने जो उनको पकड़ा था पहले, तो सबसे पहले तो सिविल पहुंचता है वहाँ पे, जो आम आसपास के गांव के लोग हैं वो पहुंचते हैं। सिविलियन ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसके बाद सेना की टुकड़ी आई थी एक मेजर साहब के अंडर। जैसे ही मेजर साहब के अंडर सेना की टुकड़ी आई, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं किया गया। तो उससे तो ये साबित है कि वहाँ जो सिविलियन थे उन्होंने अभिनंदन के साथ मारा पीटा, बुरा व्यवहार किया, उसको पता नहीं क्या क्या यातनाएं दी, लेकिन जैसे ही फौज की कस्टडी में आया तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं हुआ। सर, जैसे आप कर्नल साहब हैं, सेना में सेवाएं दे चुके हैं, इनके बेटे भी आर्मी में हैं, इनके दामाद भी आर्मी में, कह सकते हैं पूरा परिवार भारतीय सेना में आज सेवा दे रहा है, और इन्होंने भी कारगिल का युद्ध लड़ा है। सर, जो एक भारतीय सेना में सेवा दे रहा है, क्या वो युद्ध चाहता है? काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, पोस्टें कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आम आदमी युद्ध नहीं चाहता, कहीं ना कहीं राजनीति है। काफ़ी लोगों के मतलब कमेंट भी आते हैं, काफ़ी लोग मतलब भावनात्मक हैं, पहलगाम की घटना के बाद चाहते हैं कि पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म किया जाए, आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाएं हमेशा गलत फैसला करवाती हैं। कोई भी इंसान जो राइट थिंकिंग इंसान है युद्ध नहीं चाहेगा। युद्ध में तबाही ही तबाही है, नुकसान ही नुकसान है, उसमें एक फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आखिर में समझौता होना है। आपने 48 में देखा समझौता हुआ, 62 में समझौता, 65 में समझौता, 71 में समझौता, कारगिल में फिर हमने समझौता किया। तो होना तो समझौता ही है। जब समझौता ही करना है तो पहले समझौता मोड में रहे, वो एक अच्छी ऑप्शन है।
क्या पाकिस्तान का समय समय पर मन करता है युद्ध करने का, क्योंकि कारगिल के युद्ध के बाद भी बात करें तो लगातार आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके पास जो सामग्री मिलती है, जो मतलब साबुन की बात करें, शैम्पू की बात करें, खाने की चीज़ों की बात करें, वो पाकिस्तान से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन सभी बातों से मुकर जाता है कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल जियाउल हक, जी। जो बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने और जिनको भुट्टो ने फांसी भी तोड़ी, नहीं उनका एक क्रैश हुआ करवाया गया। तो जनरल जियाउल हक ने पॉलिसी बनाई थी कि हम आपस में युद्ध कर रहे हैं इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होता, हम हमेशा हार जाते हैं। तो हम इंडिया को नुकसान पहुंचाना है तो उसने एक पॉलिसी बनाई कि ब्लीड इंडिया, इंडिया को धीरे 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 जैसे हलाल करते हैं ऐसे ब्लीड करो, और ब्लीड करने के लिए आतंकवादी भेजो, आतंकवादी जत्थे भेजो वहाँ पे, वहाँ आतंकवादियों से हमले करवाओ। तो इससे इंडिया का नुकसान ज़्यादा होगा बल्कि इसके बजाय कि हम सीधे उनसे हमला करें। तो वो पॉलिसी पाकिस्तान, ब्लीड इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी अभी भी फॉलो कर रहा है उनकी सेना, ISI जो है, और ब्लीड इंडिया कर रहा है वो हमारे नुकसान पहुँचाने के लिए। आतंकवादी भेज रहे हैं, यहाँ स्लीपर सेल उन्होंने बना रखे हैं, हमारे ही बंदे हैं, जैसे आप लोग हो, आप पत्रकार हो, आप भी स्लीपर सेल के हिस्सा हो सकते हो सकता है मैं आप पे विश्वास ना करूं कि आप स्लीपर सेल में हो सकते हो। स्लीपर सेल का मतलब आप 10,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो पाकिस्तान फ़ौज से, लेकिन आप यहाँ अपना जो भी काम कार्रवाई कर रहे हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप पाकिस्तान के लिए काम करोगे। ये होते हैं स्लीपर सेल के लोग, और हमारे यहाँ हैं उनके लोग। सर, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं लव मैरिज हो जाती है, आज के समय शादी भी करते हैं, तो मान सकते हैं वो स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं, लड़कों से बातचीत करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि सोशल मीडिया पर बातचीत हो रहे थे, पाकिस्तान में शादी की है, स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं ऐसे लोग? हनी ट्रैप बोलते हैं हम इसको। हनी ट्रैप जासूस बहुत पुराने टाइम से चल रहा है ये, सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाना। हनी ट्रैप में मतलब सुंदर लड़कियां भेज के उनको ट्रैप में फंसाना, उनको एक बार जकड़ में ले लेना, सबूत ले लेना, और उनके बाद फिर जो कुछ चाहे करवा लेना। तो हनी ट्रैप तो चलता रहता है, और हनी ट्रैप में भी कुछ लोग स्लीपर सेल का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक सेफ हाउसेज होते हैं। मैं इंटेलिजेंस का हेड रहा पाकिस्तान के अपोजिट अपने अमृतसर सेक्टर में, तो वहाँ हमारे भी सेफ हाउस थे। सेफ हाउस में जब हम अपने बंदों को रखते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको हम अपने छावनी के आसपास रखते हैं बहुत सेफ तरीके से, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो सेफ हाउस में भी स्लीपर सेल के लोगों को रखा जाता है। तो सर, बात करें हम जैसे अभी कल की, पूरी कल रात पूरा भारत का हर नागरिक जाग रहा था और सभी की देश की सेना पर नज़रें थी, हालात तनावपूर्ण थे, लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी और S-400 की लगातार चर्चाएं थी जो रसिया से खरीदा गया, उसके बारे में विस्तार से कुछ बताएं। S-400 2018 में हमने डील किया था। 5 यूनिट हमने ली थी, $5 बिलियन से। $1 बिलियन की 1 यूनिट, 3 यूनिट हमने वेस्टर्न सेक्टर में लगा रखी हैं। वेस्टर्न सेक्टर मतलब पाकिस्तान के अपोजिट। 2 यूनिट हमारी ईस्टर्न सेक्टर में हैं, और ये 2018 में डील हुई थी। 21 में हमारे पास इंडिया में आ गई थी, 21-22 में हमने डिप्लॉय कर ली थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ये ख़रीद ली और हमने डिप्लॉय कर ली। इनके कारण आज देश का कितना नुकसान बच गया है, और ये बहुत ही कारगर S-400 यूनिट है, जो आयरन ड्रोन है जो इजराइल के पास अमेरिका का, उससे भी कारगर है, पैट्रियट मिसाइल से भी कारगर है। हमारे समकक्ष पाकिस्तान के पास HQ-9 है, जो वो चाइना से लेके आए हैं। वो HQ-9 इतना अच्छा नहीं है, लाहौर में आपने देखा होगा, कल हमने उसको तबाह कर दिया HQ-9 को। तो हमारी S-400 बहुत ही कारगर एयर डिफेंस प्रणाली है। तो सर, लगातार बात करें तो अब जो हालात बने हुए हैं देश के, कितना लंबा ये युद्ध चल सकता है या इससे ज़्यादा भी हालात ख़राब हो सकते हैं? एक बार हालात ख़राब होंगे और भी। युद्ध तो मैंने बताया 10 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं, क्योंकि अम्यूनिशन ही नहीं रहेगा तो क्या युद्ध चलेगा। हाँ, पाकिस्तान अपना खुराफात रवैया ज़रूर दिखाएगा, गिदड़ भभकी ज़रूर दिखाएगा कि जैसे गिदड़ भभकी देता है बंदर घुड़की होती है, वो तो पाकिस्तान ने देनी है, और हम उसको समझ रहे हैं उस भाषा को। हिंदुस्तान की जो नेतृत्व है, चाहे वो राजनैतिक हो चाहे वो मिलिट्री वाला नेतृत्व हो, वो पूरी बातों को सोच विचार करके काम करता है, भावनात्मक तरीके से काम नहीं करता। तो उसका वो क्या करेगा वो हमने आंक लिया है, वो हम समझ पा रहे हैं। वो ये कदम उठाएगा तो उसका हम कैसे जवाब देंगे, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला तैयार है, और हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और हमें मालूम है कि आखिर में वो अमेरिका के जाके हाथ पसारेगा, मेरे को बचाओ, जैसे कारगिल में उसने नवाज़ शरीफ ने किया था, ऐसे यही होना है, और अमेरिका आके बीच बचाव करके हमारा समझौता कराएगा।
लेकिन बात करें तो जैसे समझौता होगा तो पाकिस्तान कुछ ठहराव करेगा, ये आतंकवादी हमले लगातार होते हैं, इन पर कुछ रोक लगेगी, समझौते में कुछ ऐसी बातें होंगी आगे? हर समझौते में ये बातें होती हैं कि आतंकवादी हमला नहीं करेंगे, और कोई मानता है नहीं आतंकवादी हमला किया। अभी क्या मान रहा है पाकिस्तान? ये पहलगाम में जो किया है, पुलवामा में जो किया था, वो नहीं मान रहा है कि मैंने किया है, कि आपके ही होंगे। BLA कर रहा है जो अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की नहीं, बलूचिस्तान में BLA के लोग भी कर रहे हैं। तो मानता कोई नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, हमें मालूम सबको है कि वो कर रहे हैं, हमें मालूम है, सब सारे पाकिस्तान की खुराफात है ये, लेकिन मानेगा तो नहीं कोई भी। तो एक बार युद्ध हो गया, 5-7 साल तक थोड़ी सी शांति रहेगी। सर एक रणनीति देखी गई, जैसे पहलगाम में घटना घटी, ज़्यादातर आतंकवादी हमला करते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, वो भारत के नागरिक को देखते हैं, औरत नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते। लेकिन अब की बार जो हमला किया गया, धर्म पूछकर केवल आदमियों को मारा गया, औरतों को नहीं मारा गया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति बढ़ती जा रही है। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। पाकिस्तान भी चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम चल जाए। कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे लोग तोड़ने की कोशिश करें तो पाकिस्तान तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा कर्नल कुरैशी का, कर्नल शोफाली कुरैशी हमारी मुस्लिम महिला हैं, और कितना अच्छा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 1 लाख के करीब हमारी सेना में मुस्लिम भाई हैं, वो उतने ही वफादार है जितना कोई भी धर्म के लोग हैं। तो इसका फ़ायदा, क्योंकि हमारे देश में ये अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस तरह की अफरा तफरी ही चल रही थी हिंदुस्तान में, उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहेगा। हर एक देश चाहेगा कि एक कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए। जी, तो ये हमारे साथ कर्नल DK भारद्वाज हैं, और इन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। कारगिल का युद्ध इन्होंने लड़ा है, इनके बच्चे भारतीय सेना में मौजूदा बात कर सकते हैं सेवाएं दे रहे हैं, इनके दामाद हैं वो भी भारतीय सेना में हैं। लगातार भारत के लिए इन्होंने युद्ध लड़े हैं। अब बातचीत करिए हमने आज के मौजूदा हालात पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। जो पाकिस्तान है केवल 10 दिन तक ही भारत के सामने टिक पाएगा, क्योंकि जो हथियार हैं उनके पास इतने नहीं हैं जो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। कर्नल भारद्वाज से हमने बातचीत की, तो आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।